कोनिचिवा। आज आपके साथ एक बड़ी ही इंतहाई अहम डेवलपमेंट शेयर करने जा रहे हैं। जापान ने अपना नया वजीर आज़म मुंतखब किया है और नए वजीर आज़म जो हैं वो एक माली के बेटे हैं। उनके वालिद एक गार्डनर है या फार्मर हैं और आप हैरान होंगे कि अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने काम किया फिश मार्केट में, उन्होंने काम किया कार्डबोर्ड फैक्ट्री में। तो इसकी कहानी सुनाने के लिए मैं साइतामा जापान से वताशी व आरिफ देस तोमोदाची नावीद हम दोनों मौजूद है। जैसा कि आपको पता है इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हम आपके साथ आते रहते हैं और आज का व्लॉग मेरे तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़रूरी है और पर्टिकुलरली यंग नस्ल के लिए, क्योंकि हमें समझना होगा कि ट्रू डेमोक्रेसी होती क्या है। बचपन से आप भी सुनते आ रहे होंगे, मैं भी सुनता आया हूं और एक रट्टी रटाई बात कि जी डेमोक्रेसी जो है ये लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डॉक्यूमेंटेड वे में तो मैं भी तस्लीम करता हूं, बट रियलिटी में आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, ये ऐसा नहीं है। सुनते हैं, बताया जाता है कि जो अब हमारे इस वक्त के एमएनए हैं, इनके बाप और उनके जो फिर बाप थे वो रूल करते आ रहे हैं। बाबा जान ऐसे बताते हैं, दादा जान ऐसे बताते थे और आपको भी बताया जाता होगा। और अब माशाल्लाह उनके बेटे हमें सर्व करने जा रहे हैं। बताया ही जाता है ये हो रहा है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके मुल्क सब कॉन्टिनेंट सारे शामिल हो जाते हैं। तो भाईजान ये तो जो है वो डेमोक्रेसी ना हुई कि आप एक एलीट जो है वो आपको कैप्चर किया हुआ है आपके मुल्क को, और अनफॉर्चुनेटली वो आपके सामने आ रहा है। आज जब से हमने जापान मूव किया है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आज जो मैं न्यूज़ आपके साथ जिसको मैंने स्टार्ट में ब्रेक किया है, आप हैरान हो जाएंगे कि जापान कैसे उन्होंने सेलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर को। इससे पहले मैं आपको क्विकली बताऊं कि ये हुआ क्यों है, इनको ज़रूरत क्यों पड़ी है अभी तक, क्योंकि इनका जो इलेक्शंस हैं जो कि 4 साल बाद होते हैं, अभी उनमें से 1 साल बाकी है जो कि नेक्स्ट अक्टूबर 2021 में होने हैं। हुआ ये है कि जापान का जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, और जिन्होंने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है, जापान की जो करंट प्रोग्रेस है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा और क्रिटिकल रोल है, उनकी हुई है तबीयत ख़राब। आप हैरान होंगे कि तबीयत ख़राब पे वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर देंगे। नवीद भी बैठ के हंस रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो सिस्टम ही डिफरेंट है। एक गालिबन एक हमारे एक पार्टी के सरबराह हैं जिनको 30 के करीब शायद बीमारियां हैं और वो आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। 3 दफ़ा से आप उनको इलेक्ट कर भी चुके हैं। इसी तरह आपके एक और साहब हैं जो कि कैंसर के पेशेंट हैं। इसी तरह हर पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे नमूने, जैसे ही उनके ऊपर कोई केस आता है पता चलता है वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनको 4 या 5 या 7 बीमारियां हैं, क्या शुगर, क्या ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको बताता हूं, आप वैल्यूज़ देखें, आप स्टैंडर्ड्स देखें, आप एथिक्स देखें, आप नॉर्म्स देखें। उस बंदे ने रिज़ाइन किया कि मुझे लगता है मुझे क्योंकि बीमारी है, शायद मुझे थोड़ा बहुत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मे बी हो सकता है मुझे टाइम देना पड़े, तो हो सकता है मैं अपने मुल्क को टाइम ना दे पाऊँ और क्रिटिकल टाइम है मुल्क के लिए। वैसे भी कोविड के बाद तो मैं नहीं समझता कि मैं मुल्क को सर्व कर सकता हूं, और वो कर गए रिज़ाइन। और उनकी आखिरी स्पीच आप लाजमी देखिएगा, वो देखने के काबिल थी। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया तो 3 नए कैंडिडेट जो है वो सामने आए और आप यकीन जाने मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। मैं आपको उनके स्लोगन्स बताऊंगा कि वो नारे कौन से लेके आए, वो विजन क्या लेकर आए। मैं उस दिन नबी से बात कर रहा था कि जी हमारे पास कहा जाता है मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं हज़ारा से लेकर हरीपुर तक को डबल मोटरवे बना दूंगा, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं यहाँ पे बिजली ले आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली अब मैं आपको बताता हूँ 3 कैंडिडेट्स, और आप बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, और तीनों के तीनों की जो बैकग्राउंड है वो आप हैरान हो जाएंगे। वो तीनों कोई बैंकर रहा होगा, कोई फार्मर रहा होगा, यानी सारे वो जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बताई थी। सबसे पहले जो नाम आता है वो था फुमो किशिदा। इनकी 63 इयर्स एज है और ये मल्टीपल पोजीशन में सर्व करते रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जी मेरा जो विजन है, मैं लोगों को सुनूंगा, मैं अपनी कौम को सुनूंगा और उनके जज्बात की तर्जमानी करूंगा। दैट्स इट, दिस इज द विजन। ये कभी मेरा नहीं ख्याल नवीद भाई, हमें कभी किसी ने विजन दिया हो कि मैं अपने लोगों को सुनूंगा, लोग क्या कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो थे वो थे शिगेरू इशिदा, और उनका जो था वो ये शिगेरू इशिदा एक बैंकर हैं। आप हैरान हो जाएंगे, एक बंदा बैंक में काम करता रहा है और वो इस टाइम जापान की बड़ी हाईएस्ट पोजीशन पे है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मेरा जो होगा मैं ईमानदारी, मैं हैरान हूँ ऐसे यार, इनकी जितनी ईमानदारी पहले से है और क्या ईमानदारी लेकर आएंगे मुल्क के अंदर, इतनी ईमानदार तो ये पहले से है। ईमानदारी को मतलब फर्दर फरोग दूंगा, मैं लोगों के घरों में जाकर लोगों के मसाइल सुनेंगे और उनको हल करेंगे। और अब आ जाते हैं तीसरे कैंडिडेट की तरफ जिन्होंने आज 60% जो हैं वो वोट सिक्योर किए हैं, और योशिहिदे सुगा इनका नाम है। और ये अब आपको दोबारा न्यूज़ में आते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके प्राइम मिनिस्टर भी इनको मुबारकबाद देंगे, और ये कम से कम 1 साल तो चलते ही रहेंगे क्योंकि अगले साल तक जब तक इलेक्शन नहीं होते। और अब आ जाते हैं इस व्लॉग के बड़े मेन चीज़ की तरफ। इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने एक्चुअली किया क्या है। तो ये जो है वो अकीता प्रीफेक्चर, जापान में डिफरेंट जिस तरह हमारे पास कह लें डिवीजन्स हैं, तो यहाँ पे प्रीफेक्चर्स हैं। अकीता प्रीफेक्चर के अंदर जो है ये पैदा हुए थे और इनके वालिद साहब जो है एक फार्मर थे। हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने जो है वो टोक्यो आकर ज्वाइन किया और टोक्यो में यूनिवर्सिटी क्योंकि इन्होंने एजुकेशन हासिल करनी थी। इसके साथ आप हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने काम किया है कार्डबोर्ड फैक्ट्री में। जापान में जिस तरह मल्टीपल फैक्ट्रीज, हमारे पास भी वेयर हाउसेज या फैक्ट्रीज होते हैं। और इसके बाद फिश मार्केट में इस बंदे ने काम किया है। क्यों? क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो फ़ी स्ट्रक्चर था, जो कि फ़ी देनी थी इन्होंने, वो अफोर्ड नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने 2 ऐसी जगहों पे काम किया। जी जो हम बात कर रहे थे ट्रू डेमोक्रेसी की, यकीन करें दिल करता है इनको सल्यूट करने का। पता चलता है कि आप किसी मुल्क के अंदर हैं, उसकी कोई वैल्यूज़ हैं, वहाँ से यानी एक प्राइम मिनिस्टर, एक पीएन का बेटा, एक फार्मर का बेटा आप, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अब आप देख रहे हैं जो हालात बन चुके हैं पैसे के बगैर। तो शायद इसके बाद जैसे ही इन्होंने ये एजुकेशन मुकम्मल की तो जॉब स्टार्ट की, तो इनका जो एम था, मैं रीड कर रहा था इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो कहते हैं कि ये स्टार्ट में ही वाज एमिंग हाई, ही वांटेड टू बी समथिंग। और इसके बाद जब इन्होंने कदम रखा सियासत के अंदर, तो इन्होंने योकोहामा जो एक प्रीफेक्चर है, योकोहामा सिटी काउंसिल के अंदर इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और नवीद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अभी देखी है, क्योंकि इनका कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इनका कोई आगे पीछे बंदा नहीं था, तो इन्होंने हर दिन 300 घर विजिट किए पैदल और 30,000 टोटल घर। अब आप इमेजिन कर लें कि 30,000 घर एक बंदा जो है वो विजिट कर रहा है। और मैं जब पढ़ रहा था प्रोफाइल, 6 दफ़ा इनके जूते टूटे हैं, जो कि शायद आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं। यानी जूते टूटे हैं, एक बंदा डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट मांग रहा है, बता रहा है अपना तारुफ। और जापान में होता भी ऐसे है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रैलीज नहीं होती, हमारी तरह कैंपेन नहीं होती कि आप स्पीकर लगाएं और शुरू हो जाए। न लोग इतने फारिग हैं कि वो आपको सुनेंगे, आपने पंफलेट तकसीम करने होते हैं, आप अपना विजन देते हैं। तो इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया और होते 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 ये बन गए शिंजो अबे के राइट हैंड। और जब ये शिंजो अबे के साथ आए हैं तो इसके बाद इन्होंने बड़ा अरसा जो है वो मुख्तलिफ पोजीशन पे, मैं देख रहा था, ये शायद कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं और इससे पहले इन्होंने मल्टीपल जो है वो पोजीशंस पे काम किया है। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो शिंजो अबे की है, आज इन्होंने 60% वोट सिक्योर करके ये बने हैं जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये बने हैं जापान के नेक्स्ट रूलर जो कि रूल करेंगे। अब इनके लिए जो चैलेंजेस हैं, जो इन्होंने जो विजन में बता रहा था, जो इनका विजन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया पूरी बात कर रही है, डूब चुकी है, कोरोना ने इतना डेंट लगाया है। जापान शायद 28% इनका जीडीपी श्रिंक किया है। आपको पता होगा एक्सपोर्ट जापान में, टूरिज्म डिस्टर्ब हुई है। इन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इनके लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये इकोनॉमिक रिकवरी का पाथ कैसे। अब देखिए दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, हमारे पास अभी तक जो है वो मैं उसको अंदर कर दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, कोई सोच ही नहीं रहा कि आपने इकोनॉमिक रिवाइवल, क्योंकि इकोनॉमी के बगैर आपका सर्वाइवल ही नहीं है, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। इन्होंने अपना पहला विजन दिया है कि मैं इकोनॉमिक रिकवरी करूंगा। इनका जो सेकंड विजन है वो इस टाइम जापान के अंदर एजिंग पॉपुलेशन का बड़ा मसला है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है और डेथ्स हो रही हैं और इस वक्त जापान ने मैनेज करना है। और ये जो आप व्लॉग सुन रहे होंगे, आप लाजमी अपने एम में रखें अगर आप जापान आना चाहते हैं। जापान को आगे ज़रूरत है, इस पर व्लॉग भी है हमारा, आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर, जॉब्स इन जापान। तो एक इनका एजिंग पॉपुलेशन का इशू है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि इस लिहाज से होगा, क्योंकि रिसेंटली मोटरवे पे एक इंसिडेंट आपने देखा होगा हुआ है और बड़ा सारा पाकिस्तान में इस टाइम डिबेट्स चल रही हैं कि हमारे पास जेंडर इक्वालिटी नहीं है, वुमेन्स को सप्रेस किया जाता है। जापान में भी समहाउ ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने जेंडर बैलेंस और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर वर्क करना है, उसको कैसे करना है। और इसके बाद आपको पता है मल्टीपल इस टाइम एक्सटर्नल दुनिया एक बड़े फेज से गुजर रही है, जिसमें चाइना अमेरिका टसल जो है वो ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस के साथ आज जो है वो सुगा सेन ने ज्वाइन कर लिया है पार्लियामेंट को और नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पाकिस्तान जापान रिलेशन अच्छे रहे हैं हमेशा से, होपफुली हम इसमें और हमारे बढ़ेंगे। बताने का पर्पज़ ये था कि आइंदा के लिए हम भी क्यों ना की आवाज़ उठाएं, क्यों ना मैं, क्यों ना आप, किसी का बेटा हो, चाहे वो कोई किसी लकड़हारे का बेटा है, क्यों नहीं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं और आज एक और मिसाल आपके सामने आ चुकी है। हमें भी अगर पाकिस्तान को जापान की तरह रिवाइवल की तरफ लेकर जाना है, हमें अपने आप को बिल्ड करना है, तो हमें ऐसे नए चेहरे और ऐसे ईमानदार चेहरे सामने लाने होंगे। अदरवाइज़ हमारे मुल्क का कोई सर्वाइवल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।
प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मूवमेंट बनाए आप मुल्क के अंदर कि ये देखें जी, एग्जाम्पल्स आपके सामने, दूर भी नहीं है, हम मगरब तो चले हमसे दूर है, ये तो बड़ी करीब हमारे एशियन कंट्रीज़ की मैं आपको मिसाल सुना रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जापानीज़ लैंग्वेज के हवाले से आजकल हम लेकर आ रहे हैं, जॉब्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, लाइफ इन जापान के हवाले से। आई होप आपको ब्लॉग जो है वो हमारा पसंद आया होगा। हमें जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। सायोनारा।